जय हिंद। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लाए हैं साइंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। ये लोहे पर जिंक लेपित किया क्यों जाता है? इसलिए कि उसको संक्षारण से बचाया जा सके, उसको जंग लगने से बचाया जा सके, इसीलिए क्या करते हैं, उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। किस पर? तो लोहे पर। ठीक है। तो हमको बताना है कि लोहे पर जिंक जब चढ़ाया जाता है, उसको लेपित किया जाता है, तो उस करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है। बहरहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है यशद लेपन। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं यशद लेपन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। ठीक है। बात समझ गए? आपको मेनली पता होना चाहिए क्यों करते हैं ऐसा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, जिसको बोलते हैं हजामती दर्पण। ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो जाएंगे सैलून में देखेंगे वहां पे दर्पण लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं। तो वहां पे कौन से दर्पण का यूज होता है दाढ़ी बनाने के लिए? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपको तो पता होगा। अगर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का, यानी कॉनकेव मिरर। ठीक ना। ये दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। बात समझ गए? क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे लगा होता है अवतल दर्पण, यहाँ पे लोगों की दाढ़ियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक्चुअली ये फिगर छोटा है, इसका बड़ा फिगर इसमें दिखाता है इसमें। ठीक है। तो क्या होता है, जो नाई होता है वो सही से उस काम को कर पाता है। ठीक ना। यानी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए? और उत्तल की बात करते क्या होगा, तो वो क्या करता है, वो पीछे जितने बड़े बड़े चीज होते हैं उन सबका क्या करता है, वो छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है आभासी रूप से अपने अंदर। बात समझ गए? या फिर दर्पण से पीछे। इतना बात समझ गया ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम समझ रहे हैं ना। जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का यूज सीमेंट में भी होता है अक्सर। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? जिसका अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? ये कैल्शियम सल्फेट है ना। CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट हो गया। और इसके साथ क्या लिंक है, तो हाइड्रोजन का जल का 2 अणु। ठीक है। जल का 2 अणु क्या है, इसके साथ लिंक है। तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें, अगर अब इसका हम थोड़ा सा तापन करेंगे ना, थोड़ा सा तापन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से 0.5 यहाँ पे जल का अंश उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इतना हमको प्राप्त होगा CaSO4 × हाफ H2। ठीक है। यहाँ से कितना जल उड़ा? 0.5 नहीं, डेढ़ डेढ़ अंश उड़ा। ठीक है ना। तो कितना हुआ? 1 + 0.5। तो इतना उड़ा तो कितना बचा? सिर्फ हाफ बच गया। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहलाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में याद रखने के लिए, भाई जिप्सम है उसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। क्या होगा? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलांशित करेंगे तो क्या होगा? जिप्सम प्राप्त होगा। बात समझ गया? तो जिप्सम में क्या होता है? जल के 2 अणु होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? जल के आधा अणु होता है। ठीक है। हाफ H2O। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि अल्कोहल में कौन कौन से तत्व उपस्थित होता है? ठीक है। आप अगर आपने अल्कोहल कंपाउंड देखा होगा, उसका फॉर्मूला आपने एनालाइज किया होगा, तो आप देखे होंगे कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं तत्व। ठीक है। तो पहले हम उसका सूत्र लिखते हैं। तो क्या सूत्र मिलेगा हमको? तो ये सूत्र होता है इसका C2H5OH। यही होता है ना, अल्कोहल का सूत्र ही होता है ना। तो
आप देखिए इनमें किस किस कौन कौन तत्व है। तो पहले तो C से कार्बन हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया और O से ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तत्व हैं जो किसमें, अल्कोहल में पाए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ गए ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि 1 जूल का मान कितना होता है, ठीक है। 1 जूल का मान कितना होता है दोस्तों, बताइए 1 जूल बराबर कितनी होती है, ठीक है। आपको पता है आंसर तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1 जूल, पहले बताइए जूल क्या होता है। जूल तो एक ऐसा यूनिट है ना, किसका यूनिट है, तो ऊर्जा का और कार्य का, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है SI मात्रक, वो जूल होता है। तो अगर आप पूछे कि 1 जूल में कितना होता है, क्या होता है उसके बराबर, तो क्या बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। क्या हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। बात समझ गए, आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी 1 जूल में होता है, समझ गए ना। चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि कार्बन के अपरूप कितने हैं और कौन कौन, ठीक है। जो कार्बन होता है उसके कितने अपरूप होते हैं बताइए, और कौन कौन होते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कार्बन के अपरूप मेनली आप पढ़े उन किताबों में 2 होते हैं, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन एक और होता है जिसको आदमी कर देता है नज़रअंदाज, उसको इग्नोर कर देता है बार बार, ठीक है, उसको छोड़ देता है। कौन होता है, तो वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो कार्बन के कितना होंगे अपरूप, तो 3 होंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कार्बन के अपरूप 3 होते हैं, कौन कौन है, अपरूप 3 है, कौन कौन, तो हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा कौन है, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं C60, क्या कहते हैं इसको, C60 कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ गए ना। अब कोई पूछेगा कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कितना बताइएगा, तो 3 होते हैं, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है लेंस की आवर्धन की क्षमता, सॉरी यहाँ पे आवर्धन नहीं होगा, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़े होंगे लेंस में उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता, ठीक है। आपने उसको न्यूमेरिकल बनाया होगा तो पता है, तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है बताइए। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f, यही सूत्र है लेंस की क्षमता का, बस खत्म। P क्या है, लेंस की क्षमता है, बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यानी कह सकते हैं कि जब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो कहेंगे लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, या फोकस दूरी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, उल्टा, समझ रहे ना। यानी इस तरीके से P बराबर 1/f, यानी ये जितना ज़्यादा होगा वो इतना कम होगा, ऐसे करके, समझ रहे ना। और ये जितना ज़्यादा होगा वो इतना कम होगा, यानी व्युत्क्रम है, उल्टा है ना। बात समझ रहे हैं ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, 8 पे। कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है, सिरका, ठीक है, ये भी एक पदार्थ ही है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये होता है सिरका में, ये है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। बात समझ गए ना। चलिए तो हम लिख देते हैं हम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है। अब अगर पता हो आपको कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अपने दिमाग में, सोचेंगे कि NH3, तो N 1 है, यानी नाइट्रोजन का परमाणु 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु 3 है, H3 N1 H3 H3, ठीक है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के संख्याओं का जो अनुपात है अमोनिया के अणु में, तो कितने हैं, वो 1:3 है। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1:3। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि 1:3। कैसे, यहाँ पे NH3 होता है ना, तो नाइट्रोजन 1 है तो इसके लिए 1, और हाइड्रोजन 3 है इसके लिए 3। तो यहाँ पे परमाणु संख्याओं का ही तो यहाँ पे दिया गया है ना, दिख रहा है कि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है,
हाँ, तो 1/3 है। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, अगर हम पूछें कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है तो क्या बताएंगे? कहेंगे ना कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक समय में प्रवाह होने में, मतलब एकांक आवेश को प्रवाहित होने में एकांक समय लगता है, उतना ही क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? ऐसे कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह के दर को बोलते हैं विद्युत धारा। कहने का मतलब कि कितना आवेश कितना समय में बह रहा है। ठीक है, कितना आवेश कितना समय में बह रहा है उसको बोलेंगे विद्युत धारा। अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा वह होती है जब एकांक आवेश एकांक समय में प्रवाहित होता हो, या फिर कह सकते हैं कि इकाई आवेश प्रति इकाई समय में प्रवाहित होता हो, उसे क्या बोलेंगे? तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कहेंगे 1 एम्पियर की विद्युत धारा वह होती है जब एकांक कूलाम को एकांक समय में प्रवाहित किया जाता हो। ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा है जब 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता हो। बात समझ गया ना? बात समझ गए। यही क्या है? इसको हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा है। कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रति प्रति कह सकते हैं यहाँ पे एकांक आवेश को एकांक समय में प्रवाहित करने पर, एकांक समय में प्रवाहित करने पर, ठीक है, हमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होती है। विद्युत धारा प्राप्त होती है। समझ गए बात को, है ना? तो यही हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।